नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक को हम लोग करेंगे। हेडलाइन देखते हैं क्या है। एक चीज़ और है कि अब 70 बीपीएससी का आपका पीटी का डेट आ गया है, वो है 17 सितंबर। इसके रिगार्डिंग 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम का डेट है। इसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो में लाऊंगा कि किस प्रकार से आगे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है कि आप अब तक नहीं पढ़ रहे थे और आज से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से ही पढ़ना होता है। अब तो रिवीजन का समय शुरू हो रहा है। 17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। लगभग में 70-75 दिन है आपके पास है। मैं तो स्ट्रेटजी लाऊंगा ही आपके लिए एक, लेकिन आप खुद का एक अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करके अच्छे से तैयार करना है। जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के साथ में एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए एमसीक्यू का। एमसीक्यू जो भी प्रैक्टिस करते उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक कॉपी में नोट करते जाइए। जिसको एग्ज़ाम से पहले, जो एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले आपके पास समय रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा मदद वही आपको शॉर्ट नोट्स करेगा, एमसीक्यू का शॉर्ट नोट्स। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आंसर राइटिंग अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप 5-7 दिन लिखिए, 10 दिन लिखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 तारीख तक। और अगर आपने पहले से लिखा हुआ, अगर आपको आंसर राइटिंग वगैरह आती है तब तो आप पीटी पर ही लग जाइए, क्योंकि अगर एसडीएम और डीवाईएसपी वगैरह के सीट होंगे तो निश्चित तौर पर पिछले साल से कठिन जाएगा आपका कट ऑफ, ऊपर ही जाएगा। भले पेपर कैसा भी आए, पेपर कठिन भी आ जाएगा, पिछले साल के जैसा ही पेपर आए या उससे भी कठिन आए तो भी कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाला है पिछले साल के तुलना में। 91 था पिछले साल जनरल कट ऑफ, तो इस साल ज़्यादा ही जाएगा, 95 प्लस में ही रहेगा आपका कट ऑफ, ये मान कर चलिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके आंसर राइटिंग वगैरह अच्छी है, निबंध लेखन वगैरह आपको आता है, तो आप पीटी की तैयारी में लगिए। खूब अच्छे से लगिएगा पीटी की तैयारी में। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। अगर मेरे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो वीडियो के माध्यम से रिवाइज़ कीजिए। बार बार उस चीज़ को रिपीट कीजिए। ओके, और घटना चक्र, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, यूपीएससी, पीवाईक्यू से रिवीजन करना है। ये सारा मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि आप क्या करें अभी। और सबसे पहली चीज़ है कि स्थिरता बनाए रखें और अपने पर भरोसा रखें। देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन वही चीज़ है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में। ये गलत है। ये न्यायिक प्रणाली, ये क्विक जस्टिस की जो अवधारणा है कि कोई भी एक्यूज है या कोई भी है, अगर आरोपी हो गया है, केवल आरोपी भी है, अगर प्रदर्शन में शामिल हो गए या किसी चीज़ का आरोपी भी है, तो उसका घर जाके बुलडोजर से तोड़ देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। इससे ज़्यादा वाहियात चीज़ हो ही नहीं सकता था किसी देश की न्याय प्रणाली के लिए। और इस देश की जनता, जिसको हमेशा के लिए मूर्ख बनाया गया है, उस बुलडोज़र के पीछे नाचते फिर रहे थे कि बुलडोज़र चला दिया, बहुत अच्छा किया। बुलडोज़र तब तक आपको अच्छा लगता है जब तक आपके घर के ऊपर में नहीं चलता है। किसी के भी घर के ऊपर में चले बुलडोज़र, वो गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया है कि ये गलत चीज़ है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। चले भले वो एक्यूज हो या उस पर अपराधी हो गया हो, न्यायालय ने फैसला सुना दिया हो, तो भी आप उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं। ये दोहरी क्या हो जाएगी, ये दोहरापन हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। किस चीज़ का? सज़ा का दोहराव हो जाएगा। किसी व्यक्ति को कोर्ट से सज़ा नहीं मिली है, लेकिन उसके घर को बुलडोज़र से तोड़ देना एक तरीके से उसके लिए सज़ा ही है, जो कि कोर्ट की अवधारणा को गलत साबित करता है। कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक प्रणाली चलती है उसको गलत साबित करता है। इसमें यह भी देखा गया है किसी विशेष धर्म समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं तो उनके ऊपर में बुलडोज़र जल्दी चल जाता है, बाकी धर्मों के ऊपर में बुलडोज़र कम चलता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मुझे किसी का लाग लपेट नहीं होता है, इसलिए जो भी जैसा है उसको वैसा ही बोलना चाहिए। गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉ डज नॉट अलाउ रेजिंग होम ऑफ एक्यूज। आपको कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के घर को बुलडोज़र से जाकर तोड़ दें। ये फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई आदमी अपराधी भी है तो भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप उसके लीगल घर को जाकर बुलडोज़र से तोड़ दें। ये बहुत ही गलत अवधारणा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपको, देखिए यहाँ पर जस्टिस दवे जो हैं, दुष्यंत दवे जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पिटीशन डाला था, जिसके पास से जस्टिस वीआर गवई जो हैं
इन्होंने फैसला सुनाया कि अगर किसी का घर भी इल्लीगल बना हुआ है, अगर कोई इल्लीगल भी बना हुआ है, पूरे देश स्तर की बात की है इन्होंने, पर्टिकुलरली यूपी की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुलडोजर जस्टिस होता है, जो कि गलत है, जस्टिस की गलत अवधारणा को पेश करता है। तो इन्होंने बोला पूरे देश के मामले को लेकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति का घर इल्लीगल भी बना हुआ है तो आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद उसको पर्याप्त समय देना पड़ेगा, उसके पक्ष को सुनना पड़ेगा, तब जाके सबसे अंत में ये चीज़ आता था कि भाई बुलडोजर के द्वारा घर को उस हिस्से को तोड़ना जो हिस्सा इल्लीगल है, केवल उसी हिस्से को तोड़ना जो हिस्सा इल्लीगल है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी का इल्लीगल भी निर्माण हुआ है तो आप उसको ऐसे ही जाकर बुलडोजर से नहीं तोड़ सकते हैं, आपको इजाज़त लेना पड़ता है। इजाज़त लेने के पश्चात डिमोलिश की कार्रवाई की जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना। एमपी में तो एक मामला ये सामने आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास को, ग्रामीण गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया था, है ना। और ये बुलडोजर जस्टिस यूपी से शुरू होकर सभी राज्यों में धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। तो ये क्या है? ये न्याय की गलत अवधारणाओं को पेश करता है, सज़ा के दोहरावपन को बढ़ाता है, न्यायालय को कमज़ोर करता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने तो अभी किसी को दोषी करार दिया नहीं है और आपने पहले ही बुलडोजर चला दिया। तो ये बड़ा ही सही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आगे इस पर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर अगला न्यूज़ क्या है कि फ्लड इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बन गई है। अत्यधिक से भी ज़्यादा वर्षा की स्थिति देखी गई है। पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हद से ज़्यादा वर्षा देखी जा रही है इस बार, और इसके कारण से कई सारे जगहों पर वहाँ पर बाढ़ देखा गया है और बाढ़ मदद कार्यक्रम भी चल रहा है। अगले न्यूज़ पर चलते हम लोग। आज का मुख्य न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मुख्य न्यूज़ क्या है तो वो है आपका ULI को ज़रा समझेंगे, यूनिफॉर्म लेंडिंग इंटरफेस, जो RBI ने जारी किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने 23वें लॉ कमीशन को बनाया है। राष्ट्रपति महोदया ने इसको फॉर्म किया है। तो लॉ कमीशन कैसे काम करता है और 22वां लॉ कमीशन क्या था उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा भी कई सारे टॉपिक हैं जिसको एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला है ULI, RBI एकीकृत ऋण इंटरफेस शुरू करेगा। मैंने आपको उस दिन समझाया भी था जिस दिन छोटा सा न्यूज आया था, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म लेंडिंग इंटरफेस। जिस प्रकार से यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस है UPI, जिसके द्वारा क्या होता है, आप एक से ज़्यादा बैंक जैसे SBI है, SBI है, HDFC है या PNB है, कोई भी बैंक में आपका खाता हो, उन सभी को एक पेमेंट इंटरफेस से आप जोड़ सकते हैं, उसको UPI कहा जाता है। उसी प्रकार का एक अगला सिस्टम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत में ULI बना रही है RBI, यूनिफॉर्म लेंडिंग इंटरफेस। दरअसल में है क्या, देश में आपने सुना होगा ऐप से तुरंत लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई है लोगों में। ऐप से तुरंत इंस्टेंट लोन ले लेते हैं, फिर वो ऐप वाले लोगों का शोषण करते हैं। कई सारे लोगों ने इस चक्कर में अपनी जान भी दे दी। आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, फैमिली जो हैं वो जान दे देते हैं अपनी। तो ये चीज़ गलत है। तो इसी को कारण से भारत सरकार ने कोशिश किया है कि अब ऋण को लेकर एक इंटरफेस हम बना लें जहां पर आसानी से सभी को ऋण मुहैया हो सके। यूनिफॉर्म लैंडिंग इंटरफेस है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, आपको ऋण कोई कैसे दे देगा, आपके बारे में बिना जाने पहचाने कैसे दे देगा। तो आपके पास में ढेर सारा आपका डिजिटल डेटा क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका आधार नंबर आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, आपका आधार नंबर पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपका आधार नंबर राशन से भी जुड़ा हुआ है और सभी जगहों से जुड़ा हुआ है। जिस जॉब करते हैं वहाँ भी आपने दिया हुआ है। तो ये सब सारा जो डेटा है, इन सभी डेटा को हम एकीकृत कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका नाम मान लीजिए मिस्टर ए है आपका नाम, आपका जॉब कौन सा है, आपके इनकम टैक्स कितने कटते हैं, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कितना आदान प्रदान आप करते हैं। कोई अगर आपने ज़मीन खरीदा हुआ है तो उसको भी आधार के सिस्टम से जोड़ देंगे हम। कोई आपका फ्लैट है मान लीजिए, तो उसको भी खरीदते समय आपने आधार दिया होगा। तो इन सारे चीज़ों को हम एक जगह कर देंगे। तो मिस्टर ए का
जो भी डिजिटल डेटा है वो सब एकीकृत हो गया है। इससे ये पता चल जाए कि ये आदमी की क्या हैसियत है, कितना तक का इसको ऋण मिलना चाहिए, कितना इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और किस प्रकार का व्यक्ति है, अगर ऋण लिया है पहले तो चुकाया है कि नहीं चुकाया है। अब ये सब कुछ जब आपको पता चल गया है तो ये सारा डेटा आरबीआई क्या करेगा, अलग अलग बैंकों के साथ में साझा कर देगा। अलग अलग बैंक के पास में जब ये डेटा चला जाएगा तो वो देखेंगे कि इसको ऋण देना है कि नहीं देना है। उसके आधार पर तुरंत आपका ऋण सैंक्शन हो जाएगा या फिर ऋण को लेकर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मनाही कर दी जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपको ये सारा जो प्रोसेस है ये यूएलआई के पीछे काम करेगा, जिसमें आपके सारे डेटा का आधार पर तुरंत ये तय कर लिया जाएगा कि आपको ऋण कितना का मिलना चाहिए, आपकी बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, आपके ऊपर कितना ऋण है पहले का, आपके पास कितना ज़मीन है, कौन सा फ्लैट है, कहाँ रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं, सब कुछ। आरबीआई भारत के ऋण क्षेत्र को बदलने के राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यूएलआई को आरबीआई द्वारा 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। एकीकृत ऋण इंटरफेस यूएलआई क्या है? यूएलआई की डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे ऋण देने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। इससे किसानों, एमएसएमई उधारकर्ताओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। लेकिन बाधा का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐरा गैरा कोई भी आए किसी को भी ऋण दे दे, ऐसा नहीं होगा। कुछ न कुछ तो आपका रिकॉर्ड रखेगी ही भारत सरकार, जिसके आधार पर आपको ऋण दिया जाए। नहीं तो एनपीए की समस्या बढ़ सकती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या बढ़ सकती है, फ्रॉड की समस्या बढ़ सकती है। यूएलआई की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। सहमति आधारित डिजिटल पहुंच। यूएलआई सहमति आधारित प्रणाली के माध्यम से ऋणदाताओं को भूमि रिकॉर्ड सहित ग्राहकों के वित्तीय, गैर वित्तीय दोनों डेटा तक डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। और आपने एग्री बटन दबा दिया, एग्री पर क्लिक कर दिया तो आपके जो रिकॉर्ड हैं वो जो आपको ऋण देना चाहते हैं उन तक तुरंत पहुंच जाएगा। और आपके रिकॉर्ड में आपका लैंड रिकॉर्ड हो सकता है, आपके पास जो सामग्री है, मान लीजिए कोई भी आपके पास में संपत्ति है, उसका रिकॉर्ड तुरंत किसके पास में चला जाएगा? जो ऋणदाता हैं, जो ऋण देना चाहते हैं उनके पास में। लेकिन जब तक आप एग्री नहीं करोगे तब तक वो डेटा नहीं जाएगा। सामान्य व मानकीकृत एपीआई। यूएलआई में मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सुविधा होगी जो प्लग एंड प्ले दृष्टिकोण को अनुमति देगा, डेटा एक्सेस को सरल करेगा, तकनीकी एकीकरण जटिलता को कम कर देगा। इससे क्या होगा? ऋणदाता को आपके बारे में जानने के लिए ज़्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको ऋण मुहैया करवा देंगे या तो फिर ऋण देने से मना कर देंगे। प्लग एंड प्ले अवधारणा से तात्पर्य बिजली, नेटवर्क आदि ऐसे आवश्यक अवसंरचना के साथ तैयार सुविधाओं से है जो उद्योगों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति देता है। मतलब आरबीआई इस प्रकार का इंटरफेस बनाएगी कि जो ऋण देना चाहते हैं वो तुरंत जुड़ सकते हैं उससे, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा डेटा उपलब्ध रहेगा, बस आप आके जुड़िए यहाँ से और ऋण दीजिए लोगों को। संभावित लाभ क्या होगा? घर्षण रहित ऋण। यूएलआई का लक्ष्य कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करके सुविधाजनक बनाना ऋण लेने को। ध्यान रहे एक चीज़ का, ये ऋण है, ऋण ले रहे हैं तो आपको चुकाना भी तो पड़ेगा। मूल्यांकन समय में कमी। विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित कर देने से क्या होगा भाई, किसी आदमी का मूल्यांकन किया जाता है कि इसको ऋण देना है कि नहीं, उसके समय में कटौती हो जाएगी। केंद्रीकृत डेटा तक पहुंच हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा सारा डेटा। कौन सा डेटा? अभी तो मैंने आपको बताया कि आपके संपत्ति का, आपके ट्रांजैक्शन का, आपके लैंड का, आपके फ्लैट का, आपके घर का, सब चीज़ का डेटा। कृषि और एमएसएमई पर फोकस। यूएलआई से कृषि और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जैसे ऋण क्षेत्रों में बड़ी आपूर्ति मांग को पूरा करने की उम्मीद है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और एमएसएमई का जो सेक्टर है इसमें ऋण लेने को सुविधाजनक खासतौर से बनाया जाए। आम पब्लिक भी ले सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर पर है। अन्य डिजिटल पहलों से संबंधित जेएम यूपीआई, यूएलआई जेएम जनधन आधार मोबाइल यूपीआई और यूएलआई की नई त्रिमूर्ति का हिस्सा है, जिसमें यूपीआई, जनधन आधार मोबाइल और यूएलआई तीसरा आ गया। ये आरबीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। इसका तात्पर्य क्या होता है? ऐसे डिजिटल एप्लीकेशन या इंटरफेस या वेबसाइट या कोई भी वेब एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा जिससे लोग जो हैं वो डिजिटली आदान प्रदान वित्तीय चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। जैसे यूपीआई है, यूपीआई कितना शानदार चीज़ है, पूरे दुनिया में इसका नाम हो रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसने क्या किया है, आपके जीवन को, हमारे जीवन को आसान बना दिया है। बिना कैश के आप ट्रैवल कर सकते हैं, एटीएम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आसानी से जिस प्रकार से मैसेज भेजते तो उसी प्रकार से पैसे भेजते हैं आप, है ना। तो ये जो सिस्टम है किसने बनाया भाई? तो आरबीआई ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था।
एनपीसीआई के पास में अभी अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीआई समय समय पर क्रिएट करती है देश के फाइनेंशियल सिस्टम को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा। डिजिटल अवसंरचना इन प्रणालियों के एकीकरण का उद्देश्य ऋण की बड़ी आपूर्ति, अप्राप्त मांगों को पूरा करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। इसको आप सभी जगह पर चिपका सकते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए। अगला जो न्यूज़ है ये एआई के बारे में है। एआई एप्लीकेशन को लेकर इसमें चर्चा की गई, जिसमें ये बताया गया कि जो नए एआई एजेंट्स बन रहे हैं, एआई एजेंट्स, मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। एजेंट का नाम सुनकर तो मुझे एक ही चीज़ आती है। आपने मैट्रिक्स मूवी देखा है क्या? मैट्रिक्स का अलग अलग पार्ट आते हैं, बहुत शानदार मूवी है मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स मूवी में एजेंट स्मिथ रहता है, तो वैसा ही मुझे एजेंट आता है जब भी एआई एजेंट की बात होती है। तो इसमें दरअसल बताया गया है कि एआई का जो नया मॉडल है उसके बारे में कंसर्न भी जाहिर किया गया है, और वो क्या करेगा इसके बारे में बताया गया था। मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा। एआई कितने प्रकार के अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा, और कंसर्न क्या जाहिर किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन हो गया है, नेक्स्ट जनरेशन जो है जिसको एआई एजेंट नाम दिया गया है, जो वर्तमान में काम करना शुरू कर चुका है, एआई एजेंट नाम दिया गया है। ये क्या है? ये दरअसल में हमारे लिए कंसर्न का विषय होना चाहिए। ये हमारे लिए सुविधाजनक है। सुविधाजनक तो निस्संदेह है, निस्संदेह सुविधाजनक है, बहुत सारे काम ये कर सकता है। लेकिन ये पिछले वाले वर्जन्स अलग कैसे है, तो उसको एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट जनरेशन का जो एआई था ये डेवलप टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इनपुट और कमांड। जैसे आपने अगर पहले वाले में मान लीजिए 15-16 के आसपास, हाँ 17 के आसपास भी कह सकते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया होगा, तो उसको आप बोलते थे कि गाना सुनाओ, तो गाना सुनाने लग जाता था। यूट्यूब ऑन करो, अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ोन में। ये क्या है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको पर्टिकुलरली इनपुट पहले से ही दे दिया गया है। जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करता है वो, और उसके आधार पर आपको थोड़ा बहुत वो आउटपुट दे देता है। जैसे आप बोलते अलार्म सेट कर दो, जैसे बोलो कि पापा को कॉल कर दो, तो आपको दे देगा नंबर, आप कॉल कर लीजिए उस पर। तो ये क्या है? आपका मेल भी पढ़ सकता है। थोड़े बहुत का मेल पढ़ने का काम पहले करती थी, अब तो एडवांस हो गया है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का एआई था, फर्स्ट जनरेशन का एआई था, जिसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रिएक्टिव एजेंट, इनको कहा जाता था रिएक्टिव एजेंट्स, इनको कहा जाता था। रिएक्टिव एजेंट्स पहले जनरेशन के थे। ये कुछ लर्न नहीं कर सकते थे, ये कुछ सीख नहीं सकते थे। आप अगर कुछ इनको सिखाना चाहो तो ये सीख नहीं सकते थे। दूसरे जो आए वो मशीन लर्निंग पर आधारित थे, मशीन लर्निंग पर आधारित थे, और ये अपने एक्सपीरियंस से सीख भी सकते थे, थोड़ा बहुत सीख सकते थे। ठीक है, मशीन लर्निंग पर आधारित थे, और ये आपसे अपने एक्सपीरियंस से जैसे जैसे आप इनका यूज करोगे वैसे वैसे ये खुद को सीख सकते थे, खुद को डेवलप कर सकते थे। ओके, इनको लर्निंग एजेंट्स कहा गया, इनको लर्निंग एजेंट्स कहा गया। तीसरे आए जो, उनको कॉग्निटिव एजेंट्स कहा जाता है, कॉग्निटिव एजेंट्स कहा जाता है। कॉग्निटिव एजेंट्स जो होते हैं ये थोड़े से होशियार होते हैं इस मामले में। ये अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, कई सारे चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, और कई मामलों में जो सीख भी सकते थे। प्रेजेंट जनरेशन को एआई एजेंट्स कहा जाता है। एआई एजेंट्स जो होते हैं कॉग्निटिव का ही अगला संस्करण है, और ये जो होते हैं ये बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज कौन सा होता है बंधुओं? आप और हम जो बात करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। जो भाषा इंसानों की है उसको समझ सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके आधार पर आउटपुट दे सकते हैं। आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उस फ़ोन कॉल को सुन सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र से बात किया और प्लान किया कि भाई चलो चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ चलते हैं घूमने के लिए? मान लीजिए शिमला चलते हैं घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है शिमला। आपने बस फ़ोन पर बात किया। ये एआई एजेंट जो है, अगर आप उसको इनेबल करके रखेंगे अपने फ़ोन में या कोई भी डिवाइस पर, तो ये सुनेगा, और उसके आधार पर होटल से लेकर कब जाना है, कैब से लेकर, कैब सबसे पहले, फिर होटल की बुकिंग को लेकर, डेट कब जाना है, कब आना है, पूरी ट्रिप प्लानिंग करके आपके सामने रख देगा। एक बस आपके बात सुनने से। आप अपना अगर रूटीन सेट कर देंगे तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी जोड़ देता है, यानी कि घर के अलग अलग डिवाइस, जैसे आपका एसी है, जैसे आपका गीज़र है, जैसे आपका गीज़र होता है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन होता है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होता है। आप कब घर से बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन अगर आपका है तो उसको भी चार्जिंग पर लगा देगा, हर चीज़ को तैयार कर देगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी को कहा जाता है।
तो ये जो एआई है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी जुड़ सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ भी इसको इनेबल किया जा सकता है। इसको कॉग्निटिव एआई या एआई एजेंट्स कहा जाता है। एआई एजेंट्स कहा जाता है, एक तरह से आपका सहयोगी होगा, जो डेली के आपके कामकाज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होगा। आपके ईमेल पढ़ सकता है, ईमेल पढ़ के उसके जो सार होते हैं, क्रक्स होते हैं, वो भी आपको सुना सकता है। अगर आप उसको पर्टिकुलरली रिप्लाई करने को बोलेंगे तो वो भी कर सकता है। तो ये एआई का उन्नत संस्करण जिसके बारे में अभी बात की जा रही है। अब इसके लोगों का कंसर्न क्या जाहिर किया गया? कंसर्न ये जाहिर किया गया है कि इस तरीके के जो एआई होंगे इसके लिए कंट्रोल जो होगा वो किसके पास में होगा? जो डेवलपर होंगे, जो इसको डेवलप करेंगे उसके पास में होगा, या जो इसको यूज करेंगे उसके पास में होगा? इसको रोका किस प्रकार से जा सकता है? इसके मिसयूज के लिए कौन जिम्मेवार होगा? जिसने इसको डेवलप किया है या जो इसको यूज कर रहा है वो जिम्मेवार होगा? इसमें कई तरह के केस भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। येल यूनिवर्सिटी के एक थे जिन्होंने केस किया था। उसके अलावा एक व्यक्ति ने कनाडा की एयरलाइन के चैटबोट को लेकर कोर्ट में उसको केस कर दिया था कि आपके चैटबोट ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो ये कुछ कंसर्न है जो एआई को लेकर, जो रटे रटाए कंसर्न है ना, वही सारे कंसर्न चिपका देना। मुझे मेनली आपको समझाना था कि लर्निंग एआई क्या होता है और जो रिस्पॉन्डिव एआई क्या होता है, कॉग्निटिव एआई क्या होता है, ये आपको मुझे बताना था, वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लॉ कमीशन को ज़रा समझते हैं। देखिए क्या इसमें न्यूज़ है कि सेंटर कॉन्स्टिट्यूट 23rd लॉ कमीशन। 23rd लॉ कमीशन राष्ट्रपति महोदया ने इसकी अनुमति दे दी है। जो 22वां लॉ कमीशन है उसका 31 अगस्त को समय ख़त्म हो रहा है। 31 अगस्त को उसका समय ख़त्म हो रहा है। तो जो 23वां लॉ कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है ज़रा हम लोग देखेंगे। और अभी इसमें मेंबर्स के नाम नहीं आए हैं। 5 मेंबर होंगे, लेकिन इसमें मेंबर के नाम अभी क्लियर नहीं किए गए हैं। जब न्यूज़ में मेंबर के नाम भी क्लियर हो जाएंगे तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल में लॉ कमीशन को ज़रा समझिए कि क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्या कैसे बनाया जाता है, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या संवैधानिक बॉडी है ये, या फिर गैर संवैधानिक बॉडी है। मतलब कि गैर संवैधानिक बॉडी का तात्पर्य क्या होता है? जिसके जिक्र संविधान के आर्टिकल में नहीं किया गया हो। आप ही मुझे बताइएगा संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। तो बहुत छोटा सा सवाल पूछा है मैंने आपको। देखिए यहाँ पर 23rd है ये भी ध्यान में रखिएगा। 22वां का जो था उसको 2020 से बनाया गया था और 24 ईस्वी में उसका 31 अगस्त को उसका समयावधि ख़त्म हो गया है, इसलिए 23वां फॉर्म कर दिया गया है। ज़रा देखते हैं कि क्या करता है, किस प्रकार का काम करता है। भारत का विधि आयोग। भारत का विधि आयोग समय समय भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, फिर भी काफ़ी महत्व का बॉडी माना जाता है इसको ज़रूर ध्यान रखना है आपको। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की थी। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएंगे, स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे? मैंने पीटी टेस्ट में भी पूछा था और कई बार करवाया भी है और अलग अलग पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, पहला कब बनाया गया था? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम 1834 में। मैकॉले था अध्यक्ष, मैकॉले। उद्देश्य यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है। विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान, भारत में मौजूदा कानून की समीक्षा करना ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सके। जैसे इसी ने बोला था कि भारत में पुरुषों और महिलाओं की जो शादी के एज में अंतर है, जैसे महिलाओं का 18 वर्ष है, पुरुषों का 21 वर्ष है, इसको दोनों के 21 वर्ष कर दीजिए। समानता होनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ असमान नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने महिला पुरुष दोनों के जो एज हैं उसको 21 वर्ष कर दिया है। हाल फिलहाल 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है। सदस्य संरचना। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कानून मंत्रालय के कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। इसके अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होता है।
आयोग की मुख्य सिफारिश से विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधी अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। आयोग ने बोला था कि अब जो बदलती दुनिया है उसमें मृत्युदंड को आपको कम करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि जिस प्रकार के केस कोलकाता जैसे केस होते हैं और उस देश में आप मृत्युदंड ख़त्म कर देंगे, ये कतई मुझे तो मंजूर नहीं लगता है, मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता है मृत्युदंड की भारी आवश्यकता है इस देश में। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पाल पोस रही है जेल में रखकर सरकारें, ये गलत है। चुनावी सुधार पर इसकी रिपोर्ट 1999 में शासन और सुधार एवं स्थिरता के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव भी विधि आयोग ने दिया था। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उपयोग करना है इसको आंसर राइटिंग में कि भाई विधि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी है। विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की भी सिफारिश की है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नितांत ज़रूरी है। कब का लागू कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। कैदियों की पहचान अधिनियम 120 के तहत लाए गए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 को भी भारत सरकार के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कुछ मुख्य सिफारिशें भी आपको बताई है मैंने। 22वां जो लॉ कमीशन था उसके कौन थे, तो उसमें थे जस्टिस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो थे वो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने फिर इस्तीफा भी दे दिया था। 17 महीने करीब में ये लॉ कमीशन विदाउट अध्यक्ष चला है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा काम किया होगा। कई सारे क्रूशियल चीज़ों पर इसका रिपोर्ट आना बाकी ही था, इसको बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला न्यूज़ है फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू सी पुश फॉर थिएटर कमांड। लखनऊ में पहली बार 2 दिवसीय कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और माना जा रहा है कि थिएटर कमांड को बनाने में इस तरह के कॉन्फ्रेंस जो हैं काफ़ी मदद कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या है ये दरअसल मुद्दा क्या। पीआईबी से मैंने न्यूज़ उठाया है आपके लिए, पीआईबी से हिंदी मीडियम का मैंने न्यूज़ उठाया है। पीआईबी पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हालांकि पीडीएफ में तो मैं इंग्लिश में देता ही हूँ। तो हिंदी जो होता है पीआईबी का ट्रांसलेशन बड़ा ही क्लिष्ट हिंदी होता है, हिंदी नहीं संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं ये लोग। देखिए क्या है वो न्यूज़, मैं आपको समझाता हूँ कि जॉइंट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है पहली बार, किसका, तो कमांडर्स का। और ये क्या मायने रखते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है इसका भाई, कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ तो लखनऊ में हुआ है। ये छोटा सा फैक्ट तो पहले ही ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर, तो लखनऊ में हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ओके, देखिए क्या है ये। पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 सितंबर से लखनऊ में शुरू हो जाएगा। 4 सितंबर से लखनऊ में शुरू हो जाएगा। पहले 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण, ये क्या है, इसका थीम है, ये थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण। बदलते समय के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के साथ, बदला जो वॉरफेयर है दुनिया भर में, युद्धें अब देश के बाहर लड़ी जाती हैं, देश के अंदर लड़ी जाती हैं। सीमा पर युद्धें कम लड़ी जाती हैं, अब देश के अंदर युद्ध लड़ी जाती है। यूं ही कोई गवर्नमेंट अमेरिका का विरोध करे, वहाँ पर झट से सरकार पलट जाती है। ये क्या है, एक नया वॉरफेयर है। बड़े बड़े आंदोलन भी वॉरफेयर का हिस्सा होते हैं। परमाणु संयंत्र का विरोध करना भी वॉरफेयर का हिस्सा होता है। अलग अलग चीज़ें जो आपको किसी भी देश में उठापटक दिखता है वो कई बार वॉरफेयर के हिस्सा होते हैं। वॉरफेयर का मतलब है युद्ध प्रणाली जो नई बन रही है, जिसमें शस्त्र जो हैं वो किसी देश के पास में कम नहीं है, सारे घातक ही हैं। एक परमाणु मिसाइल खतरनाक साबित हो सकता है किसी देश के लिए, यहाँ तो हज़ारों के जखीरे हैं। यानी कि जो शस्त्र है उससे तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध होता है अब इंफॉर्मेशन का, युद्ध होता है अब अलग अलग तकनीकों का, साइबर का और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ देश में कियोस्क क्रिएट करने का। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई वॉर प्रणाली जो है, युद्ध प्रणाली जो है उसका हिस्सा हो गया है। बांग्लादेश में आपने देखा है, ताज़ा तरीन उदाहरण है, सबसे ताज़ा उदाहरण है। वहाँ पर इकोनॉमिक रूप से कोई देश इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, एशियन टाइगर जैसा हो गया था, लेकिन सरकार के खिलाफ एक रोष ने वहाँ की पूरी सत्ता को परिवर्तित कर दिया। अब वहाँ के सत्ता शासकों के बोल सुनिए, आपको स्पष्ट पता चल जाए किसकी भाषा बोल रहे हैं ये। मालदीव उसका उदाहरण हो सकता है, श्रीलंका उसका उदाहरण हो सकता है, पाकिस्तान भी उसी का उदाहरण है। एक आदमी जिसको लोगों ने चुना, इमरान खान, जिसको लोगों ने चुना था, उससे पॉपुलर नेता पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ है आने वाले पूरे इतिहास में। उससे पहले भुट्टो हुआ था, जिसको भी लटका दिया था वहाँ के शासकों ने फांसी पर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप,
उसके अलावा इमरान खान है, कोशिश तो यही की जा रही कि इसको भी लटकाएं, लेकिन लटका नहीं पा रही। ये क्या है, ये सब नए वॉरफेयर का हिस्सा है। तो हमारे जो सेना है, हमारी जो रक्षा प्रणाली है, उसको हमें नए वॉरफेयर के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। कमांडर्स को अब एकीकृत होकर काम करना पड़ेगा। आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, ऐसा काम नहीं चल सकता है। चौथा भी एक हो गया है, वो कौन सा है, साइबर वाला पहल हो गया है। पहले जल सेना, वायु सेना और कौन सा सेना होती थी, तो थल सेना। अब एक और सेना होनी चाहिए, साइबर सेना, जो भारत सरकार भी बना रही है। इंफॉर्मेशन सेना, चौथा विंग खुल गया है, होना भी चाहिए। तब हमें एकीकृत होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम सभी खतरों से निपट सकते हैं। अब खतरा केवल ऐसा नहीं होगा कि वायु का युद्ध हो रहा है, नेवी का युद्ध हो रहा है, स्थल पे युद्ध हो रहा है। युद्ध अब इंफॉर्मेशन का होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। विशेष इसका थीम क्या था, सशक्त व सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का रूपांतरण। इसी पर मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है आपको, ताकि आप समझें, जो आपके आस पड़ोस घटित हो रहा है उसको समझें। विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेंगे और यह सम्मेलन सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक प्रक्रिया सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 4 सितंबर को इस समारोह का उद्घाटन करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। किसने इसका उद्घाटन किया, क्या डिफेंस मिनिस्टर ने किया? नहीं, जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखिएगा 4 सितंबर को। इन 2 दिवसीय विचार विमर्श सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल के प्रभाव के विश्लेषण करेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधारों हेतु संभावित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भविष्य के संघर्षों के लिए तैयारी, सैन्य सेवाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण, इसी चीज़ की मैंने बात की है। संयुक्तता, एक होकर लड़ें, एकीकरण, एक होकर लड़ना चाहिए। हर दृष्टिकोण से हमें एक होना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा आपको। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार की आत्मनिर्भर पहल पर आधारित कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। इसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन को भारत के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के बीच विचारों, रणनीतियों और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के आदान प्रदान के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित करने की योजना है कि अब हर साल ही इस तरह का आयोजन किया जाए, जिसमें सेना के सभी विंग शामिल हों, आपस में अपने विचारधारा को, अपने बातचीत को और मिले जुलें और अच्छे से थोड़ा सा समन्वय बिठाएं, आपस में बातचीत करें और अपने आइडिया भी शेयर करें, जिससे एक सशक्त व सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल होगी। सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेज, यही थीम है। लखनऊ में 4 से 5 सितंबर को पहली बार ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कमांडर यानी कि अधिकारी लेवल का, सेना में अधिकारी होते हैं कमांडर्स, उनके लेवल का ये आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला है कि देख ही सकते हैं आप, बहाने बनाने के लिए तो 100 चीज़ें होती हैं हमारे पास, कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, इनके पैर नहीं हैं, इनके हाथ नहीं है, ये चल नहीं सकते हैं। सारे दिव्यांग लोग हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में बिल्कुल झंडा फहरा रखा है। कल भारत को 2 गोल्ड मिला है, नितेश एंड सुमित गोल्डन। शीतल, ये जो शीतल हैं, इनका अगर आपने निशाना देखा तो आप चकित हो जाओगे। इनसे बुल्सआई में मारा है, बिल्कुल 10 पे मारा। एरो देखिएगा, इनका वीडियो वायरल हो रहा है। इतने सारे पदक कल भारत को मिले हैं, सारे के सारे पैरा ओलंपिक में मिले हैं। तो कुछ के नाम तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि नीतीश और सुमित जो हैं, इनको गोल्ड मिला है। सुहास और तुलसमूर्ति, क्या नाम है, मार्थी, इनको, योगेश, इनको सबको सिल्वर मिला है। मनीषा अलॉन्ग विथ शीतल एंड राकेश, इन सभी को ब्रॉन्ज मिला है। तो इनके नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी पर वो हो गया हो, किसी का मैंने गलत बोल दिया हो, तो मुझे सुधार भी कर दीजिएगा। भारत ओवरऑल अभी 14वें पोजीशन पर है। 3 गोल्ड हमें मिल चुका है पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक से ज़्यादा अच्छा हमारा प्रदर्शन किस में रहता है? पैरा ओलंपिक में रहता है। ओलंपिक के खिलाड़ियों को तो बहुत नाम पहचान मिलती है, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को पहचान जल्दी नहीं मिल पाती है। सबसे अद्भुत तो इनका लगा था मुझे, ये जो हैं जिन्होंने एरो, इनका देखेंगे वीडियो तो आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने बिल्कुल 10 पे मारा है, वो होता है ना एरो में, सबसे सेंटर में इन्होंने निशाना लगाया है। हाथ नहीं है इनके हाथ नहीं है, ये पैरों से निशाना लगाती हैं, पैरों से। देखिएगा वीडियो अगर आपको मिले तो। ये छोटा सा है। पैरा ओलंपिक जब हो जाएगा ना, जिस प्रकार से हमने ओलंपिक को कंक्लूड किया था, फिर पैरा ओलंपिक को भी हम लोग करेंगे। शानदार प्रदर्शन है हमारा। इनके तो पैर नहीं हैं,
है ना, इनके पैर नहीं हैं। जैवलिन थ्रो जो हमारे लिए करते हैं उनके भी पैर नहीं हैं। आप समझ सकते हैं क्या, है ना। तो जिनको हासिल करना होता है जो चीज़, वो किसी भी परिस्थिति में कर लेते हैं। चीन के बीजिंग में अफ्रीका फोरम और चीन की बैठक आयोजित की जा रही है। पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, जहां पर कई सारे चीन के में अफ्रीका के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। कई सारे बहुत बड़े स्तर का ये आयोजन है। चाइना अफ्रीका फोरम का बैठक है, ये बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है। इसके जो रणनीतिक परिप्रेक्ष्य होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रेटजिक रूप से हमारे लिए क्या सीखने की चीज़ है, या हमारे लिए क्या चिंता का विषय है। तो इसको बस पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।